होश में आने के बाद कैप्टन बाबर ने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जहां फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी और सामने आहनी सलाखों वाला दरवाजा नजर आ रहा था, जिसकी दूसरी जानिब राहदारी और सामने एक ऐसा ही कमरा था। इस हवालात नुमा कमरे में वो कितनी देर से बंद था, इसका इसे कोई अंदाजा नहीं था। इसके हाथ पर से इसकी वॉच ट्रांसमीटर भी गायब थी और जेबें भी बिल्कुल साफ थी। वो सोचने लगा कि इसका क्या अंजाम होगा और उसके साथियों पर क्या गुजरी होगी। दफ्तन राहदारी में बाईं जानिब से दो मुसल्लह अफराद नमूदार हुए। वो दरवाजा के सामने आकर रुक गए। उनमें से एक ने जेब से चाबी निकाली और भारी आहनी कुफुल खोलने लगा। दूसरे की निगाहें कैप्टन बाबर का जायजा ले रही थी। फिर पहले आदमी ने दरवाजा खोल दिया और टामीगिन का रुख कैप्टन की तरफ करके इसे बाहर आने का इशारा किया। कैप्टन हवालात नुमा कमरे से बाहर निकला और वो दोनों उसके जिस्म से टामीगिने लगाए एक तरफ चलने लगे। कुछ फासले पर राहदारी बाएं जानिब मुड़ गई। मुसल्लह अफराद कैप्टन को लिए एक कमरे के दरवाजे पर रुके जहां पहले से एक मुसल्लह शख्स मौजूद था। इसने दरवाजा खोल दिया और वो दोनों कैप्टन के साथ कमरे में दाखिल हो गए। इस कमरे में आहनी मेज के पीछे एक बिलदाग शक्ल शख्स बैठा पाइप पी रहा था। दाएं जानिब कुर्सी पर वो शख्स बैठा था जिसे कैप्टन बाबर नंबर 2 के नाम से पहचानता था। मुसल्लह अफराद ने कैप्टन बाबर को मेज से 2 फुट के फासले पर खड़ा कर दिया और खुद उसके अकब में दीवार के पास जा ठहरे, मगर उनकी तामी गन्नों का रुख अब भी कैप्टन बाबर की तरफ था। हेलो कैप्टन, बिलदाग शक्ल वाले शख्स ने मुस्कुराने की कोशिश की और कैप्टन बाबर बे-इख्तियार चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे इसे एहसास हुआ कि वो उन लोगों के लिए अजनबी नहीं। बिलदाग शक्ल गौर से इसके तासुरात नोट कर रहा था। तुम हैरान हो कैप्टन बाबर, इसने दोबारा कहा। बेफिक्र रहो, तुम्हारा मेकअप साफ किया जा चुका है और हम तुम्हें पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस के अहम रुकन की हैसियत से जानते हैं। यहाँ गैर मुल्की जासूसों को फौरन गोली मार देने का दस्तूर है, मगर हम तुम्हें शूट करने से पहले चंद बातें जानना चाहते हैं। कैप्टन बाबर खामोशी से इसकी शक्ल देखता रहा। वो जानता था कि वो लोग इससे क्या मालूम करना चाहते हैं। नंबर 2 खामोश बैठा उसकी तरफ देख रहा था। कैप्टन, बिलदाग शक्ल ने पाइप का किश लेने के बाद कहा, तुम हमें बताओ कि इमरान और जूलिया होटल छोड़कर कहाँ चले गए थे और तुम्हारे साथी कहाँ मुकीम है। हमारे मुख में तुम्हारी आमद का मकसद क्या है। कैप्टन बाबर ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बाईं जानिब दीवार में लगे फ्रेम को देखने लगा, जिसमें लीनन की तस्वीर थी। इसका अंदाज देखकर बिलदाग शक्ल शख्स के चेहरे पर गैज़ और गज़ब के आसार फैल गए। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद वो गुर्राहट आमेज लहजे में बोला, कैप्टन बाबर, मेरे सवालों का जवाब दो। शाहिद तुम नहीं जानते कि तुम KGB के सरबराह के रूबरू पेश हो और KGB एक ऐसा इदारा है जिससे दुनिया भर के जासूस पनाह मांगते हैं। बेशक, कैप्टन बाबर ने मुस्कुराकर कहा, मगर मैं कुछ नहीं जानता, वरना जरूर बता देता। हो तो तुम कुछ नहीं जानते। कर्नल पिट गोर्नी ने दांत पेश कर कहा, कभी KGB के अजियत खानों के बारे में भी सुना है? शायद सुना हो, कैप्टन बाबर ने लापरवाही से कहा है। और कुछ और एक, तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए मुझे जो हरबे इस्तेमाल करना पड़ेंगे, उनसे तुम जिंदा मुर्दा बन कर रह जाओगे। वो गरा, ये मेरे लिए नई इत्तला है, कैप्टन बाबर ने कहा। बहरहाल वो हरबे इस्तेमाल करके देख लो, शायद कामयाब हो ही जाओ। कर्नल ने इसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, फिर नंबर 2 की तरफ देखे बगैर कहा, नंबर 2? यस सर। नंबर 2 उछलकर खड़ा हो गया। फरमाए सर। कैप्टन बाबर को 0 रोम की सैर कराओ। कर्नल पिट गोर्नी ने कैप्टन को झूठते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के एजेंट कितनी कुव्वत बर्दाश्त के मालिक होते हैं। अगर ये कुछ ना अगले तो फिरा से 003 में पहुंचा देना। बहरहाल शाम से पहले पहले इसकी जुबान खिल जानी चाहिए। राइट सर। अब बेफिक्र रहे, इसके फरिश्ते भी जुबान खोलेंगे, नंबर 2 ने कैप्टन की तरफ देखकर कहा। कैप्टन बाबर ने मुस्करा कर कहा, बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो और बाद फरिश्तों से मालूमात हासिल कर लेना। वो अभी से घबरा गए कैप्टन। नंबर 2 ने हंस कर कहा, फिलहाल तो तुमने डील 03 का नाम ही सुना है।
वहां पहुंचोगे तो शायद तुम अपनी मौत की दुआएं मांगने लगोगे। यह तुम्हारी गलतफहमी है, कैप्टन ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि शायद बाद में तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। बेफिक्र रहो, हम लोग सिर्फ इस वक्त पछताते हैं जब हमारा शिकार एलियां रगड़ रगड़ कर मर रहा होता है। नंबर 2 बोला। फिर उसके इशारे पर दीवार के साथ खड़े टॉमी गिनबरदार हरकत में आए। उन्होंने कैप्टन बाबर के जिस्म से टॉमी गिन लगा दें और इसे बाहर चलने का इशारा किया। कैप्टन बाबर उनके साथ कमरे से बाहर निकल आया। नंबर 2 भी साथ था और उनके आगे चल रहा था। कैप्टन बाबर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वो खुद को मौजूदा मुसीबत से निजात दिलाने की फिक्र कर रहा था। टॉमी गिनबरदार उसके दाएं बाएं चल रहे थे और उनकी गन्नों की नालें कैप्टन बाबर के पहलुओं को छू रही थी। वो काफी मोहतात थे, जबकि नंबर 2 बड़ी लापरवाही से कदम उठा रहा था। वो जरूरत से ज्यादा ही मतमे नजर आ रहा था। वो दोबारा हवालात की तरफ आए मगर वहां रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहे। राहदारी काफी तवील थी और इसमें कई कमरे आबाद नजर आ रहे थे, मगर राहदारी में उन चारों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। राहदारी के आखिरी हिस्से में नंबर 2 एक दरवाजे के सामने रुका और इसी लम्हे कैप्टन बाबर ने गन्नों की परवाह न करते हुए इसकी कमर हर लात रसीद कर दी। नंबर 2 पहलू के बिल दरवाजे के साथ जा टकराया और गिर पड़ा। गिनबरदार एक लम्हे के लिए ठहके, मगर इससे पहले कि वो फायर करते कैप्टन बाबर ने दोनों कोहनियां दाएं बाएं उनके पहलुओं में रसीद की और वो लड़खड़ा कर पीछे हटे ही थे कि कैप्टन बाबर ने उनकी गन्नों पर बैक वक्त हाथ डालकर गेंद छीन ले। इसी लम्हे नंबर 2 ने हाथ बढ़ाकर कैप्टन बाबर की टांग पकड़ ली और एक झटके से अपनी जानिब खींच ली। कैप्टन बाबर पुश्त के बिल गिरा और गिने उसके हाथों से छूट गई। वो तेजी से संभलना चाहता था कि दाएं जानिब वाले शख्स ने इसके पहलू में जोरदार ठोकर रसीद कर दी। कैप्टन बाबर बेइख्तियार कर रहा। इसी लम्हे दूसरे ने ठोकर रसीद करने की कोशिश की मगर कैप्टन बाबर ने करवट बदलकर उसकी टांग खींच ली। वो पुश्त के बिल गिरा ही था कि नंबर 2 ने हाथ बढ़ाकर कैप्टन की कमटी पर जोरदार मुक्का रसीद किया। कैप्टन की आंखों के सामने तारीकी की चादर फैलती चली गई। ट्रांसमीटर वाच पर इशारा मौसूल हुआ। जूलिया ने चौंक कर वाच का विंड बटन बाहर खींचा और ट्रांसमीटर से खारिज होने वाली आवाज सुनकर उछल पड़ी। हेलो जूलिया, X2 कॉलिंग ओवर। X2 की मखसूस भराई हुई आवाज सुनाई दे रही थी। यस यस सर, वो बौखला कर बोले। इसके वहम गुमान में भी ना कि X2 इस मुख में होगा। हैरान होने की जरूरत नहीं जूलिया, X2 की आवाज आई। मैं तुम लोगों से पहले पहुंच गया था। बहरहाल सुनो, ये तुम्हें मालूम हो ही चुका है कि कैप्टन बाबर को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया था। चुनांचे अब जरूरत इस बात की है कि तुम लोग बेहद मोहतात रहो और किसी सूरत में भी इमरान की हिदायत को नजरअंदाज न करो। अपने साथियों को मेरी मौजूदगी से बाखबर कर दो। इस मुहिम में मैं तुम लोगों के बिल्कुल करीब हूँ। कैप्टन बाबर को के GB के हेड क्वार्टर ले जाया गया है। इसे वहां से आजाद कराने के सिलसिले में मैंने इमरान को हिदायत दे दी है और वो जल्द ही तुम लोगों से राब्ता कायम करेगा। तुम यहाँ से सीधी रशिया होटल चली जाओ, वहाँ तुम्हारे साथी मुकीम हैं। दूसरी हिदायत मिलने तक तुम इसी होटल में रहो। फर्जी नाम से कमरा बुक कराना, हो सके तो तीसरी मंजिल पर कमरा लेना। दूसरे मेंबरान भी तीसरी मंजिल में मुकीम हैं। बहुत बेहतर जनाब, जूलिया ने मुस्तैदी से कहा। उनके कमरों के नंबर, वहां पहुंचकर ट्रांसमीटर पर उनसे राब्ता कायम करोगी तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा कि वो किन कमरों में हैं, मगर उनसे मिलने की कोशिश न करना। कोई और मजबूरी हो तो और बात है, X2 ने कहा और फिर सिलसिला मुनक़ते हो गया। जूलिया ने भी ट्रांसमीटर ऑफ करके तवील सांस ली और अपना पर्स उठाकर खड़ी हो गई। इमरान इसे इस होटल में छोड़कर चला गया था और इसे गए कई घंटे हो चुके थे। इस दौरान इसने सिर्फ एक बार इसे ट्रांसमीटर पर कॉल करके कैप्टन बाबर के पकड़े जाने की इत्तला दी थी और जूलिया इसकी हिदायत के मुताबिक इस वक्त से कमरे में बैठी बूढ़ हो रही थी। वो कमरे से निकली और जीनों की तरफ बढ़ गई। होटल के हाल से गुजरते वक्त इसने मोहतात नजरों से गिरदो पेश का जायजा लिया। कोई मशकूक आदमी नजर न आया।
वो होटल से निकलकर एक टैक्सी में बैठी और होटल रशिया रवाना हो गई। 15 मिनट बाद वो होटल रशिया के सामने उतरी, किराया अदा किया और होटल में दाखिल हो गई। काउंटर पर एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। जूलिया ने एक फर्जी नाम से कमरा बुक करवाया और इत्तेफाक से वो कमरा तीसरी मंजिल पर ही था। एक वेटर उसके साथ लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर आया और इसे कमरा दिखा कर वापस लौट गया। जूलिया ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद किया और वॉच ट्रांसमीटर पर सफदर से राब्ता कायम करने लगी। जल्द ही सिलसिला मिल गया। यस, सफदर बोल रहा हूँ, ओवर। सफदर, मैं तुम्हारे होटल की तीसरी मंजिल के एक कमरे से बोल रही हूँ। जूलिया ने मुस्करा कर कहा। तुम किस कमरे में हो? 39 में। मेरे साथ चौहान का कमरा है। सामने वाले कमरों में खावर और तनवीर हैं, सफदर ने बताया। बहुत खूब, फिर तो मैं तुम लोगों से ज्यादा दूर नहीं, जूलिया ने कहा। मैं कमरा नंबर 7 में हूँ और अभी अभी X2 की हिदायत पर यहाँ पहुँची। चीफ ने तुम लोगों के लिए कुछ हिदायत दी है। ओ चीफ यहाँ मौजूद है, सफदर की चुमकुत्ती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, वो हमसे पहले ही आ गए थे, जूलिया ने मुस्करा कर कहा और इसे X2 की हिदायत बताने लगी। इमरान का कोई पता है? आखिर में इसने सफदर से पूछा। नहीं, अलबत्ता 1 घंटा पहले वो यहाँ आए थे, सफदर ने जवाब दिया। अलिफ और इमरान से मुलाकात का हाल बताने लगा। वो दोनों चंद मिनट तक कैप्टन बाबर की गिरफ्तारी पर तबसरा करते रहे। फिर जूलिया ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसने फोन करके काउंटर क्लर्क को काफी भेजने की हिदायत की और इमरान के बारे में सोचने लगी, जो सफदर के ख्याल में कैप्टन बाबर की रिहाई के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहा था। 1 घंटे बाद वॉच ट्रांसमीटर से सफदर की कॉल मौसूल हुई। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। इमरान साहिब की हिदायत पे हम लोग चंद मिनट बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं, सफदर ने कहा। आपके लिए उन्होंने हिदायत की है कि बीगर स्ट्रीट की त्रेओगिल्ली में बाईं हाथ के बारे मकान पर पहुंच जाए। वहां सीक्रेट सर्विस का मकामी एजेंट ज़िखारूफ अली रहता है। पहचान के लिए ऑपरेशन 30X का कोड इस्तेमाल करेंगे। और इंडो। सफदर की आवाज बंद हो गई और जूलिया ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कैप्टन बाबर की मुख खिली तो इसने अपने आप को एक दहशतनाक कमरे में पाया। इसके हाथ सामने की जानिब हथकड़ियों में जकड़े हुए थे और हथकड़ी से मुंसलिक मोटी फौलादी जंजीरें इसकी कमर के गिर्द लिपटी हुई थी, जिनके दूसरे सिरे दीवार में नस्ब एक मजबूत कड़े में बंधे हुए थे। इस कमरे में वो तन्हा था। दीवारों पर अजियत रसानी के जदीद और कदीम आलात आवेज़ां थे। की टीम ने उठकर जंजीर का जायजा लिया। वो खासी लंबी थी और कैप्टन बाबर चंद कदम आगे पीछे और दाएं हरकत कर सकता था। फिर इसने हथकड़ियों का जायजा लिया। वो जदीद साख्त की और बहुत मजबूत थी। जंजीर इतनी मोटी थी कि इससे एक भारी ट्रक को बआसानी खींचा जा सकता था। उन हथकड़ियों और जंजीरों से छुटकारा पाना उसके लिए नामुमकिन था। क्या आप उन जकड़बंदियों के बारे में मुतमईन हो गए हैं? अचानक एक आवाज उभरी। आवाज क्या थी? सांप की पुकार मालूम होती थी। कैप्टन ने इख्तियार मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक करख्त चेहरे वाला आदमी खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। इसकी नीली आंखों पर मोटे शीशों का चश्मा था और जिस्म पर गहरे सब्ज रंग का लिबास, जिसके ऊपर इसने प्लास्टिक का एक ईपन बांध रखा था। मेरा नाम चीखौफ है, इसने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम्हारे बारे में मुझे पता चला है कि तुम X2 के ज़हीन मतख्त हो। ज़हीन इंसान को अजियत पहुंचाने में मुझे है हद लुत्फ आता है। मैं तुम्हें इस महारत और नफासत से अजियत पहुंचाऊंगा कि तुम मेरी तारीफ करने पर मजबूर हो जाओगे। वो कैप्टन बाबर से चंद कदम के फासले पर रुक गया। कैप्टन बाबर के जिस्म में खौफ की सी लहर दौड़ने लगी, मगर उसका चेहरा सपाट ही रहा। वो सोच रहा था कि मौका मिलते ही इस आदमी के दांत तोड़ देगा, जो मुसलसल मुस्करा रहा था और कह रहा था, शायद तुम सोच रहे हो कि ये सब कुछ मुझे बताने की क्या जरूरत है, मगर यकीन करो कि ये महज बेसरोपा बातें या धमकियां नहीं हैं। इसका अंदाजा तुम्हें चंद लम्हों के बाद हो ही जाएगा। तुम ज़हीन आदमी हो और जब तुम्हें अजियत पहुंचाई जाएगी तो तुम्हारी अक्ल फौरी तौर पर तुम्हें सब कुछ उगा देने पर मजबूर कर देगी।
समझ रहे हो ना मेरी बात? मगर कैप्टन इसकी बकवास पर ध्यान देने की बजाय इस अजियत खाने से फरार की तदाबीर सोचने में मसरूफ था। चीखोफ ने दोबारा कहना शुरू किया, इस कमरे को जीरो रूम कहते हैं। जीरो रूम की अजियत बर्दाश्त कर जाने वाले को 3 रूम में भेज दिया जाता है, जहां इंसान की रूह तमाम राज उगल देती है। जी हाँ, इस कमरे से निकलने वाला जिंदा मुर्दा होता है और 003 में इसके मुर्दा जिस्म के साथ उसकी रूह को भी अजियत पहुंचाई जाती है। अब तुम बताओ इमरान और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? और तुम लोग इस मुल्क में किस मिशन पर काम करने आए हुए? मैं नहीं जानता कि कैप्टन बाबर ने इसे झूठते हुए कहा। अजियत बर्दाश्त करने से पहले हर आदमी यही कहता है कि वो नहीं जानता। चीखोफ ने हंस कर कहा, बहरहाल तैयार हो जाओ। यहाँ अजियत रसानी के तमाम आलात मौजूद हैं, कदीम भी और जदीद भी। मैं अजियत पहुँचाने के 300 तरीके जानता हूँ। मेरा हर हरबा इंसान को चंद कदम मौत की तरफ धकेल देता है। अब तुम बताओ, इब्तिदा कदीम से करूं या जदीद से? बकवास बंद करो कैप्टन बाबर फरार, और जो दिल चाहे करो। मुझे धमकियों की मुतलक परवाह नहीं। ऑलराइट, चीखोफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। मैं अपनी मर्जी से इब्तिदा कर रहा हूँ। फिर इसने फौरन ही ईपन की जेब से रबड़ के दस्ताने निकालकर हाथों पर चढ़ाए और पलटकर दीवार पे आवेज़ा अजियत रसानी के आलात पर नजर डालने लगा। चंद लम्हों के बाद वो सर हिलाकर दीवार की तरफ बढ़ा और खूनखार जड़ों वाली आहनी संसी मुंतखब करते हुए संसी दीवार से उतार ली। 5 फुट लंबी संसी बहुत खौफनाक और भारी हथियार था। सिया रंग और जाबजा जंग के धब्बों ने इसे और भी भयानक बना दिया था। वो इतनी बड़ी थी कि इससे एक बैल आसानी से दस्ती किया जा सकता था। चीखोफ ने संसी के दस्तों को दोनों हाथों से पकड़कर आजमाइश के तौर पर उसके जबड़ों को बार बार खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। संसी का मुंह खुलते वक्त कुछ चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा होती थी, लेकिन वो बंद खटाव की आवाज के साथ होती थी। संसी लेकर वो मुड़ा और संसी आगे करके कैप्टन बाबर की तरफ बढ़ने का। कैप्टन बाहर नहीं जानता था कि वो संसी किस तरह इस्तेमाल करेगा। संसी का मुंह एक खूनखार कछुए की तरह खुला हुआ था और चीखोफ आहिस्ता आहिस्ता कैप्टन बाबर की तरफ बढ़ रहा था। इसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वो इतना आगे आकर रुक गया कि इसके हाथे में पकड़ी संसी कैप्टन बाबर के मुंह से 3 इंच के फासले पर रह गई। फिर ये फासला घटकर सिर्फ 2 इंच रह गया। रात के 8:30 बजे थे। इमरान बंद बाडी के एक टिलक में लीनन चौक से चंद कदम पीछे एक कुशादा गिल्ली में मौजूद था। इसके जिस्म पर ट्रक ड्राइवरों की मखसूस वर्दी थी। वो स्टीयरिंग पर बैठा सामने सड़क की तरफ देख रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद सड़क की जानिब से 4 आदमी गिल्ली में दाखिल हुए। इमरान ने उन्हें फौरन पहचान लिया। वो सफदर, तनवीर, खबर और चौहान थे। वो मोहतात अंदाज में चलते हुए सड़क के पास पहुंचे। इमरान ने हाथ से अकब की तरफ इशारा किया और वो चारों ट्रक का पिछला दरवाजा खोल के अंदर बैठ गए। ट्रक के पिछले हिस्से में 4 स्टिंग गिने पड़ी थी। हर गिन के साथ एक एक थैला रखा था और उनके बैठते ही इमरान ने ट्रक स्टार्ट किया और गिल्ली से बाहर निकल आया। इसने एक हाथ पीछे करके अकबी दीवार में मौजूद छोटा सा खाना खोला और सामने लगे आईने की मदद से इस खाने की दूसरी जानिब मौजूद अपने साथियों पर निगाह डालकर कहने लगा, सफदर, क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? जी हाँ, सफदर ने खाने के करीब होते हुए कहा। एक एक स्टिंग गिन संभाल लो। थैलों में फालतू मैगजीन और दस्ती बम है। इमरान दोबारा कहने लगा, हमने के जीबी के हेड क्वार्टर पर हमला करना है। हमारी तादाद अगरचे कम है, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बहादुरी का मुजाहरा करोगे। इमरान की निगाहें सड़क पर मरकूज थीं और वो अपने साथियों को जरूरी हिदायत देता जा रहा था। 1 घंटे बाद इसने ट्रक एक गिल्ली में रोका और इंजन बंद कर दिया। गिल्ली सुनसान थी। वो दरवाजा खोल कर नीचे उतर आया। इसके साथी भी पिछले दरवाजे से नीचे उतरे। स्टिंग गिने उन्होंने लिबासों में छपाई हुई थी और थैले कंधों से लटक रहे थे। इमरान उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ गिल्ली में आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद वो दाएं जानिब की गिल्ली में मुड़ गए। इस गिल्ली का इख्तिताम एक छोटी सी गिल्ली पर हुआ
जिसकी दूसरी जानिब एक वसी और अरीज इमारत नजर आ रही थी। इस इमारत का बैरूनी गेट बाईं जानिब सड़क की तरफ था और उनके सामने इमारत का मशरकी पहलू था। इमारत के गिर्द 10 फुट बुलंद 4 दीवारी थी। छूटी सड़क वीरान नजर आ रही थी। वो लोग सड़क उबूर करके 4 दीवारी के साए में पहुंच गए, जिसके साथ साथ पाम के दरख्तों की कतार थी, मगर वो दरख्त दीवार से 3-4 फुट के फासले पर थे। इमरान ने तमाम दरख्तों का जायजा लिया। एक दरख्त की मोटी शाखें दीवारों की जानिब झुकी हुई थी। वो आगे बढ़ा और इस दरख्त पर चढ़ता चला गया। ऊपर पहुंचकर उसने 4 दीवारी के अंदर झांका। अंदर इस हिस्से में कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। वो मोटी शाख के जरिए दीवार पर उतर गया और अपने साथियों को इशारे से अपनी तकलीद करने को कहा। चुनांचे वो भी एक एक करके दरख्त के जरिए दीवार पर पहुंच गए। अंदर ज्यादा अंधेरा नहीं था और इमारत के फ्रंट की जानिब जलने वाली रोशनियां वहां तक उजाला कर रही थीं। इमरान आहिस्ता से अंदर कूद गया। इसके कूदने से ज्यादा आवाज नहीं उभरी थी, क्योंकि इसने रबर सिविल के जूते पहने हुए थे। फिर सहारा देकर अपने साथियों को अंदर उतारने लगा। वो चंद लम्हे बाद उसके करीब खड़े इमारत की तरफ देख रहे थे। उनके सामने इमारत की सपाट दीवार थी, जिस पर गंदे पानी के पाइप जमीन से छत तक चले गए थे। इमरान उनके सामने एक पाइप पर पहुंचा और उन्हें वहीं रुकने का इशारा करके पाइप पर चढ़ने लगा। पाइप के आखिरी सिरे पर पहुंचकर उसने जरा सा सर ऊंचा किया और छत पर नजर डाली। छत पर 2 मुहाफिज मौजूद थे। उनके कंधों से तामी गिने लटक रही थी और वो दोनों छत पर बैठने मगों में कोई चीज पी रहे थे। शायद चाय या काफी थी। इमरान नीचे उतर आया। नीचे आकर उसने जेब से साइलेंसर और रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर फुट किया। जूते उतार कर एक तरफ रख दिए और दोबारा पाइप पर चढ़ता चला गया। पाइप का आखिरी सरा छत से 1 फुट नीचे था। इमरान ने दोनों पांव पाइप के गिर्द किसलिए और एक हाथे से मंडेर का किनारा पकड़कर दूसरे हाथ में पकड़े रिवॉल्वर से एक मुहाफिज का निशाना लिया। ट्रिगर दबाते ही सुर्ख अंगारा एक मुहाफिज की कनपटी में घुस गया और वो हल्की सी करा के साथ पहलू के बिल लिखता चला गया। दूसरे ने बौखलाकर मग नीचे रखा और उछलकर खड़ा हुआ ही था कि इमरान ने बेआवाज रिवॉल्वर दूसरा फायर किया। गोली ने इसकी खोपड़ी में रोशनदान खोल दिया। वो चीखे बगैर अपने साथी की लाश पर ढेर हो गया। इमरान ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए नीचे झांका और अपने साथियों को ऊपर आने का इशारा करता हुआ छत पर पहुंच गया। 2 मिनट के बाद उसके चारों साथी ऊपर पहुंचकर छत पर लेट गए। नीचे जाने के लिए जीने तलाश करने से पहले इमरान छत के सामने वाले किनारे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचे कि इसने फौरन सर उठाकर इमारत के सामने वाले हिस्से में झांका और उसी लम्हे नीचे गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। जूलिया अपने कमरे से निकली और नीचे जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट नीचे गई हुई थी। इसने लिफ्ट रूम के बाहर लगे स्विच बोर्ड का एक बटन दबाया और लिफ्ट ऊपर आने लगी। जो ही लिफ्ट रुकी, वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। नीचे पहुंचकर वो लिफ्ट से निकली तो एक शख्स लिफ्ट में दाखिल हो गया। इसने बड़ी तेज निगाहों से जूलिया का जायजा लिया था। एक लम्हा के लिए जूलिया का दिल धड़क उठा, मगर वो रुके बगैर बाल के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। बाहर निकलते वक्त उसने कनखियों से पीछे देखा तो वो शख्स लिफ्ट में खड़ा था और उसकी निगाहें जूलिया की पुश्त पर जिमी हुई थी। उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था जैसे वो किसी कश्मकश का शिकार हो। शायद वो जूलिया की तरफ से मशकूक हो रहा था। जूलिया होटल के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती हुई इसी के बारे में सोच रही थी। बाहर निकलते ही एक खाली टैक्सी मिल गई। जूलिया ने इसमें बैठते हुए होटल के अहाते में नजर डाली। वो शख्स तेज कदम उठाता हुआ बाहर आ रहा था। सीधे चुल्लू, जल्दी करो, जूलिया ने ड्राइवर से कहा और उसने गियर बदल को गाड़ी आगे बढ़ा दी। जूलिया ने मोड़कर पीछे देखा। वो आदमी शायद होटल के अहाते में ही रुक गया था, मगर फिर होटल के गेट से सुर्ख रंग की एक कार बाहर निकलती दिखाई दी। वो कार सड़क पर आकर जूलिया की टैक्सी की तरफ आने लगी। जूलिया ने अंदाजा लगाया कि सुर्ख कार में वो शख्स हो सकता है। वो सोचने लगी कि अब इसे क्या करना चाहिए। सुर्ख कार यकीनन इसके ताकुब में आ रही थी। इसकी तस्दीक के लिए इसने ड्राइवर को एक और सड़क पर चलने
की हिदायत की। कुछ देर बाद उसने मोड़ कर देखा। सुर्ख कार अब भी उसके पीछे आ रही थी। इसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, जिसका एक ही मतलब था कि वो शख्स फिलहाल इसका ताक़ुब ही करना चाहता था। सुर्ख कार में सवार शख्स ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ में डैशबोर्ड के खाने से पॉकेट साइज का ट्रांसमीटर निकालकर उसका एक बटन दबा दिया। वो तेजी से बोलने लगा, हेलो चीफ, नंबर 4 कॉलिंग। हेलो चीफ, नंबर 4 कॉलिंग। ओवर। यस, नंबर 4 की रिपोर्ट है। ओवर। जवाब में ट्रांसमीटर से एक भारी आवाज खारिज हुई। सर, मैंने होटल रशिया से एक मशकूक औरत को बाहर निकलते देखा था और अब इसका ताक़ुब कर रहा हूँ, नंबर 4 ने मुअद्दब लहजे में कहा। शक की वजह? दूसरी तरफ से पूछा गया। इसका मेकअप। वो मेकअप में मालूम होती है। बज़ाहिर वो अल्फादुल उम्र लगती है, मगर उसकी चाल ढाल लड़कियों जैसी है, नंबर 4 ने कहा। वो कहीं वो इमरान की साथी जूलिया ना हो? क्या वो स्विस है? चीफ ने चुनकुत्ती हुई आवाज में पूछा। ये मैं अंदाजा नहीं कर सका, नंबर 4 ने कहा, क्योंकि इसका मेकअप मुकम्मल है और मैं सिर्फ एक लम्हा के लिए इसका चेहरा देख सका हूँ। ठीक है, जरा इसका हुलिया दोहराओ, चीफ ने कहा। जवाब में वो जूलिया के लिबास वगैरह के बारे में बताने लगा। इसने जामन रंग का स्कर्ट और इसी रंग का ब्लाउज, नंबर 4। इसकी बात काट कर कहा गया। वो जूलिया ही हो सकती है, क्योंकि इससे पहले नंबर 2 ने एयरपोर्ट से आने वाले बूढ़े अमेरिकन और स्विस लड़की के बारे में बताया था, और उस लड़की का लिबास भी यही था। तुम इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। बहुत बेहतर सर, नंबर 4 ने अगली टैक्सी पर नजरें जाते हुए कहा। वैसे क्या ये बेहतर ना होगा कि इसका ताक़ुब करके इसके दूसरे ठिकाने का पता चला आ जाए? मुमकिन है वो इमरान के पास जा रही हो, चीफ की गुराहट आमेज आवाज सुनाई दी। और ये भी मुमकिन है कि वो तुम्हें दाज देकर निकल जाए। मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। वो बहुत तेज सीक्रेट एजेंट है। नहीं, इसे फुलफौर गिरफ्तार कर लेना बेहतर है, नंबर 4। इमरान और उसके साथियों का हम इससे भी पता पूछ सकते हैं। राइट सर, मैं इसे पकड़ लाता हूँ। मगर क्या कैप्टन बाबर से कुछ मालूम नहीं हुआ? नंबर 4 ने पूछा। वो 033 में है और चीखौफ इससे पूछ गुछ कर रहा है। तुम इस लड़की को लेकर फौरन पहुंचो, चीफ ने कहा। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। नंबर 4 ने ट्रांसमीटर ऑफ करके डैशबोर्ड के खाने में रखा और रफ्तार में इजाफा कर दिया। जूलिया ने सुर्ख कार की रफ्तार बढ़ते देखी तो परेशान हो गई। वो मौजूदा सूरत हाल में एक्सटो के मकामी एजेंट अली के ठिकाने का रुख नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर उसने पर्स से चंद रूबल निकालकर ड्राइवर की गोद में डालते हुए कहा, किसी ऐसी सड़क पर चलूं जहां ट्रैफिक ज्यादा ना हो, जरा तेजी से चलूं। वो मकामी जुबान ज्यादा नहीं जानती थी, मगर कच्चे फिक्रे बोल सकती थी। ड्राइवर को इससे कोई गरज नहीं थी कि वो टूटी फूटी रशियन में बात क्यों कर रही है। इसने रफ्तार बढ़ाते हुए रूबल जेब में डाल लिए और अगले चौक से सुनसान सड़क पर मुड़ गया। इस सड़क पर बराए नाम ट्रैफिक था। जूलिया ने मोड़ कर देखा। सुर्ख कार मुसलसल तेज होती हुई उसके करीब तर आने की कोशिश कर रही थी। 2-3 मिनट में दरमियानी फासला घटकर 20-25 गज रह गया। जूलिया ने ड्राइवर पर नजर डाली। वो पूरी तरह ड्राइविंग की तरफ तवज्जो था और उसकी निगाहें विंड स्क्रीन से बाहर आगे जाती हुई एक गाड़ी की बैकलाइट पर जिमी हुई थी। सुर्ख कार वाला नंबर 4 टैक्सी पर निगाहें जमाए एक हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर पर अपने चीफ से राब्ता कायम कर रहा था। सिलसिला मिलने पर उसने कहा, चीफ, आपका ख्याल दुरुस्त मालूम होता है। वो अब भागने की कोशिश में मसरूफ है और उसकी टैक्सी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, नंबर 4। वो राहत आमेज आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल हमेशा दुरुस्त होता है, इसलिए तुम्हें दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं थी। जो हुक्म दिया गया है इस पर अमल होना चाहिए। मैं बेचैनी से तुम्हारा मुंतजिर हूँ। ओवर एंड आउट। आवाज बंद हो गई। नंबर 4 ने मुंह बनाया और ट्रांसमीटर ऑफ करके डैशबोर्ड के खाने में रख दिया।
फिर इसने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाला और गोद में रखते हुए रफ्तार में एकदम इजाफा कर दिया। साथ ही वो हॉर्न देने लगा। टैक्सी ने इसे रास्ता दे दिया। इसकी रफ्तार भी जरा कम हो गई थी। नंबर 4 उसके पास से गुजरा ही था कि इसके कानों ने तीर सनसनाहट महसूस की और चुनी। वो टैक्सी को पास करके चंद गज के फासले पर पहुंचा। इसके अकब में एक कान फाड़ धमाका हुआ। दूसरे ही लम्हे इसकी कार के परखचे उड़ गए। कैप्टन बाबर ने संसी के आहनी शिकंजे से बचने के लिए अपना सर दीवार से लगा दिया, मगर बेसूद। चीखोफ के होंठों पर मकरू शैतानी मुस्कुराहट थी और वो कह रहा था, कैप्टन बाबर, इससे पहले कि तुम गोश्त के लोथों में तब्दील हो जाओ, मैं तुम्हें बोलने की इजाजत देता हूँ। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? कैप्टन खूनखार नजरों से इसकी आंखों में झांकता हुआ दांत पर दांत जमाते हुए बोला, नहीं, मुझे भी यही उम्मीद थी। जाहिर है तुम ऐसा सीक्रेट एजेंट बगैर तशद्दुद के कैसे जुबान खोल सकता है? चीखोफ हंसा और उसने संसी आगे बढ़ाते हुए संसी के दस्तों को हरकत दी। खुटक की आवाज पैदा हुई और कैप्टन बाबर के चेहरे से सिर्फ 1 इंच के फासले पर संसी के आहनी जबड़े आपस में मिल गए। एक लम्हा के लिए कैप्टन बाबर के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, मगर उससे इसे कोई गजंद नहीं पहुंची थी। मगर खौफ किया कम था। चीखोफ ने दोबारा दस्तों को हरकत दी और चौचलाहट की आवाज पैदा करती हुए संसी के जबड़े मगरमच्छ के मुंह की मानिंद खिल गए। वो शायद कैप्टन बाबर पर संसी इस्तेमाल करने से पहले इसे काफी दहशतज़दा कर देना चाहता था और किसी कदर उस कोशिश में कामयाब भी हुआ था। मगर कैप्टन बाबर ने अपने जोड़े भयंचे हुए थे। वो फैसला कर चुका था कि किसी सूरत में भी उन्हें अपने साथियों का पत्ता नहीं बताएगा, चाहे इसका कीमा ही बना दिया जाए। चीखोफ ने चंद लम्हे इसकी आंखों में देखा, फिर एकदम संसी आगे बढ़ाकर इसे बंद करने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही कैप्टन बाबर अपने हथकड़ियों वाले हाथ आगे बढ़ा चुका था। इसने दोनों हाथों से संसी के जबड़े थामकर एक झटके से अपनी तरफ खींचे। दूसरे ही लम्हे चीखोफ कराहता हुआ इसके कदमों में आ गिरा और संसी कैप्टन के हाथों में रह गई। इसने जल्दी से संसी के जबड़े आपस में मिले और उससे पहले कि चीखोफ संभलता, इसने संसी घुमाकर उसके सर पर दे मारी। चीखोफ के मुंह से करीह चीख खारिज हुई और वो फर्श पर ढेर हो गया। वो शायद बेहोश हो गया था। संसी के आहनी राडों ने इसका सर फाड़ दिया था और सर से खून उबल रहा थे। कैप्टन बाबर ने एक लम्हा के लिए इस खूनी संसी की तरफ देखा और फिर इसे फर्श पर डालकर चीखोफ की तलाशी लेने लगा। चीखोफ की जब से एक रिवॉल्वर बरामद हुआ। इसने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाला और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। तब इसने चीखोफ की दूसरी जेबों की तलाशी ली और इसे अपने मकसद में नाकामी नहीं हुई। अंदर से चाबियों का एक गुच्छा बरामद हुआ। इसमें 10-12 चाबियां थीं। वो चाबियां हथकड़ियों पर आजमाने लगा। आखिर एक चाबी कार आमद साबित हुई और वो हथकड़ियां खोलने में कामयाब हो गया। हाथ आज़ाद होते ही इसने खुद को जंजीरों से आज़ाद कराना शुरू कर दिया। इसमें बमुश्किल 2 मिनट सिर्फ हुए। वो जंजीर से आज़ाद हुआ ही था कि कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ गूंजी। इसने जल्दी से रिवॉल्वर निकालकर पुश्त पर छुपा लिया। एक लम्हा बाद दरवाज़ा खुला और एक टामी गेन बरदार अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर का मंजर देखते ही इसने कंधे से टामी गेन उतारने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कामयाब होता, कैप्टन ने इस पर फायर कर दिया। गोली इस आदमी के सीने में लगी और वो चीख कर फर्श पर आ रहा। कैप्टन बाबर ने दौड़कर उसकी टामी गेन उठा ली। फौरन ही बाहर दौड़ते कदमों की आहटें उभरने लगे। शायद फायर की आवाज सुनकर कुछ लोग इधर आ रहे थे। कैप्टन बाबर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और खुद ओट में हो गया। टामी गेन शोले उगलने के लिए तैयार थी। चंद लम्हों बाद दौड़ते कदमों की आहटें करीब आ गई। फिर दरवाजा धड़ाम से खुला और इसी लम्हे कैप्टन ने ओट से निकलकर बाहर मौजूद अफराद पर फायर खोल दिया। वो तादाद में 4 थे। 3 तो चीख कर गिर पड़े और चौथे ने पीछे हिट कर पोजीशन लेने की कोशिश की, मगर कैप्टन ने इसे फायर करने की मोहलत ना दी और एक बरस्ट मारकर इसे भी जहन्नम वासिल कर दिया। वो राहदारी में आया ही था कि दाएं बाएं से दौड़कर आते हुए 3 अफराद ने टामी गन्नों से इस पर फायरिंग शुरू कर दी। कीटन बाहर फौरन फर्श पर गिरा और रेंगता हुआ दोबारा कमरे में घुस गया।
अंदर दाखिल होकर इसने एक लाश को दरवाज़ बड़िए से हटाया और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर राहदारी में पड़ी एक और लाश मुज़ाहिम हुई। इसकी टांगें दरवाजे में फंस गईं और दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद ना हो सका। इससे पहले कि कैप्टन बाबर इसे दरवाजे से हटाने की तदबीर करता, फायरिंग करने वाले करीब आ गए और दरवाजे पर गोलियां बरसने लगी। कैप्टन बाबर को मजबूरना वोट में हो जाना पड़ा। बाहर से बरसाई जाने वाली गोलियां दरवाजे से गुजरकर सामने वाली दीवार का प्लस्तर उखाड़ रही थी। कैप्टन बाबर ने टामी गिन की नाल दरवाजे के दरमियानी खला से बाहर करते हुए बोल्ट खींचा। तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही बाहर चंद चीखें गूंज और एक लम्हा के लिए फायरिंग बंद हो गई, मगर फिर बाईं जानिब से दरवाजे पर गोलियां बरसने लगे। फायरिंग करने वाले 2 से कम नहीं थे और राहदारी में दौड़ते कदमों की इविज़ जाहिर कर रही थी कि मजीद आदमी भागे चले आ रहे थे। कैप्टन बाबर फंस गया था, मगर इससे खुशी थी कि वो अब नानकता और बेबस नहीं। इसने एकदम मुंह से चीख खारिज की। इस पर फायरिंग बंद हो गई। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता धकेला जाने लगा। इससे पहले कि वो पूरी तरह खिलता, कैप्टन बाबर ने एकदम टामी गिन की नाली बाहर की समत करके फायर कर दिया। जवाब में चंद चीखें उभरी और जिस्म गिरने की आवाजें सुनाई दी। कैप्टन बाबर ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, मगर अब बाहर मुकम्मल खामोशी थी। तब इसने जरा सा सर बाहर निकाल कर झांका। बाहर पड़ी लाशों में 3 आदमियों का इजाफा हो गया था। फिर इससे पहले कि वो बाहर निकलता, इसको पीछे आहट महसूस होती। वो तेजी से मुड़ा और इसी लम्हे खून आलूदा चेहर बड़िए वाले चीखौफ ने संसी से इस पर वार कर दिया। जर्ब टामी गिन पर पड़ी और टामी गिन इसके हाथ से छूट गई। कैप्टन बाबर के लिए इसका इतनी जल्दी होश में आ जाना हैरान कुन था, मगर इसने चीखौफ को दूसरे वार का मौका दिए बगैर संसी के जबड़े पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो पुश्त के बिल गिरा। कैप्टन ने जल्दी से आगे बढ़कर उससे संसी खींची और फिर संसी उसके टखनों पर दे मारी। वो हल्क फाड़ कर जब होते हुए बकरे की मानिंद चीखा और तेजी से पीछे सरकने की कोशिश की, मगर कैप्टन बाबर ने संसी को दस्तों की जानिब से पकड़कर इसका मुंह खोला और चीखौफ की बगल के नीचे हमला कर दिया। बगल का गोश्त संसी के शिकंजे में आ गया और चीखौफ संसी की गिरफ्त में किसी जख्मी सांप की मानिंद तड़पने लगा। कैप्टन बाबर ने संसी के दस्तों पर दबाव बढ़ा दिया और शदीद अजियत से इसका चेहरा पतला पड़ने लगा। आंखें ऊपर को चढ़ गईं और मुंह से झाग खारिज होकर ठोड़ी पर बहने लगा। इससे पहले कि वो बेहोश होता, बाहर दौड़ते कदमों की आहटों के साथ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। कैप्टन बाबर ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और संसी पूरी कुव्वत से बंद कर दी। चखौफ बगैर चीखे ढीला पड़ गया। कैप्टन बाबर ने संसी फेंक कर एक टामी गिन उठा ली और फिर दरवाजा से बाहर झांका। दूसरे ही लम्हे इसने बाहर निकलकर दाएं जानिब से फायरिंग करने वालों पर जहन्नम का दहाना खोल दिया। नंबर 4 का कार ब्लास्ट में क्या बना? क्या जूलिया के जीबी के हरकारों से बचकर अपने मकामी एजेंट अली के पास पहुंचने में कामयाब हुई? क्या कैप्टन बाबरू के जीबी के हेड क्वार्टर्स से फरार होने में कामयाब हुआ? क्या इमरान कैप्टन बाबर को बचा सका? इमरान का रशिया में असल मिशन किया था। इसके लिए इंतजार कीजिए अगली किस्त का।